नमस्कार। कक्षा षष्ठ के लिए आज तीसरा पाठ है नादान दोस्त। नादान दोस्त पाठ में मैं पहले पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये बहुत सारी चीजें तो बच्चों को अपने आप समझ में आ जाती हैं। काठिन्य निवारण करते समय हम क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का सरल अर्थ बताते हैं और इसके साथ ही मेरा प्रयास ये होता है धीरे धीरे, हंसी हंसी में, खेल खेल में बच्चों को व्याकरण की कुछ चीजें जो जिनकी परिभाषाएं तो उन्हें पता है, लेकिन प्रयोग के अभाव में जिनके बारे में वो कुछ जानते नहीं और पूछ लो तो बता नहीं पाते, इसलिए खेल खेल में, हंसी हंसी में, सामान्य रूप से चलते चलते मैं उन्हें व्याकरण की कुछ चीजें प्रयोग में लाना सिखाऊंगा और जब जीवन में प्रयोग में ले आएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। और साथ ही मेरा आग्रह यह है कि आदर्श वाचन का अनुकरण वाचन जरूर करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपका फायदा है, क्योंकि हिंदी सिर्फ विषय नहीं या जीवन जीने की कला है, कौशलों में वृद्धि करने का आधार है। तो आइए आदर्श वाचन। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मिलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों दिल में तरह तरह के सवाल उठाते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहां पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रखा जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर
ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली, थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियां खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव झुंझलाकर, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। तब टोकरी की एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। आज इतना आदर्श वाचन है, और जब भी आप वीडियो खोलेंगे तो इसका अनुकरण वाचन जरूर करिएगा। अभी कुछ शब्द जो दूसरी भाषाओं के भी हैं उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं। तकलीफ, कष्ट, थोड़ा चावल, दाना, तो आज सबसे पहले आपको संज्ञा की परिभाषा अच्छी तरीके से पता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करो जिससे वो कभी भूलो ना आप। इसका एक टैक्ट बताऊंगा, एक युक्ति बताऊंगा इसके बारे में मैं। तो जब भी आप निबंध पढ़ें, कोई गद्य पढ़ें, तो उसमें पहले सिर्फ संज्ञा को चुनिए और दूसरी चीजें छोड़ दीजिए। और संज्ञा में 3 चीजें देखिए। संज्ञा के भेद में ये 3 भेद सिर्फ। सभी संज्ञाओं को इन तीनों कोटियों में ही रखने का प्रयास कीजिए। वैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण में आपको अब तक और भी संज्ञाएं बताई गई हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, इस तरह से, लेकिन वो सबके सब इधर आ जाएंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बात आती है तो ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति विशेष का बोध कराए, और जातिवाचक में जो समूह का बोध कराए, जाति का बोध कराए, और इसी प्रकार से भाववाचक में जिससे भाव का बोध हो। अभी ये कुछ शब्द मैंने चुने हैं, ऐसे ही आपको और शब्द भी मिलेंगे। 10 संज्ञा शब्दों को आप इसमें इन बिंदुओं पर उनका परिचय दीजिएगा। जैसे केशव है तो केशव
संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो केशव संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग क्या है? केशव बालक है, पुल्लिंग। वचन एक वचन। अब देखिए कारक, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। तो केशव, इसमें चिड़िया अंडे दिए थे, चिड़िया तो हो जाएगी कर्ता कारक। केशव के घर, केशव के घर के ऊपर, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस तरह से जब इसका वो करोगे तो कारक इसमें आएगा। लेकिन कारक के चक्कर में भी मत फंसिए आप, क्योंकि यदि कारक के चक्कर में फंस गए तो ये अभी आपको संज्ञा पहचानने में दिक्कत होगी। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, कितना काम कि लिंग, भेद, लिंग और वचन, इतनी चीजें आपको लिखनी है। भेद, लिंग और वचन। तो कारक हम अलग दूसरे उसमें कारक के बारे में बताएंगे। अभी जैसे केशव संज्ञा, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। पुल्लिंग, एक वचन। तो जितने भी संज्ञा शब्द होंगे उन सभी संज्ञा शब्दों को इन 3 बिंदुओं में आपको बांटना होगा। ऐसे ही बहन, बहन क्या होगा? संज्ञा। अब बहन व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक? तो बहन व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा, क्योंकि बहन शब्द आते ही जितनी बहनें हैं दुनिया भर की सब एक समूह बन जाती हैं, तो जातिवाचक। लिंग में स्त्रीलिंग, वचन में एक वचन। ऐसे ही श्यामा, श्यामा भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। स्त्रीलिंग एक वचन। इसी प्रकार से मां संज्ञा, जातिवाचक। मां जातिवाचक है क्योंकि मां शब्द आते ही दुनिया भर की सारी माताओं की एक कोटि बन जाएगी, तो जातिवाचक। स्त्री एक वचन। इसी तरह से आप 10 शब्द, 6 और संज्ञा पद ढूंढेंगे और उनका इसी प्रकार से परिचय देंगे, तो इससे आपको संज्ञा पहचानने में सहायता मिलेगी। और मैं यहां पर आपको बताता भी रहूंगा संज्ञा शब्द कौन कौन सा है। तो केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आता जाता देखा करते। ये उससे पहली पंक्ति में केशव के घर, मान लो ये केशव का घर है, कार्निस के ऊपर, कार्निस ये दीवार जो है ना, दीवारों पर पहले पुराने समय में ऐसे बनते थे खोते जिसमें कुछ रखा जा सके, तो दीवारों पर लगने वाले खोते उसको कार्निस
बोलते हैं, कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। अंडा भी संज्ञा है, और अंडा कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक होगा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते। चिड़िया भी संज्ञा है, अंडा, चिड़िया, सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। सुबह होती जब तो दोनों आंखें मलते। आंखें मलते का तात्पर्य हुआ कि वो सो के उठ के तुरंत जाते थे, यानी उन्हें इतनी चिंता थी उन चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की, अंडों की, कि रात को वही सोचते सोचते सोते थे। और जो चीज हम रात को सोचते हुए सोते हैं, सुबह उठते सबसे पहले वही याद आती, और जैसे उठते तुरंत वहीं पहुंचते आंखें मलते हुए। और चिड़ा और चिड़िया, चिड़ा भी संज्ञा है, दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। बच्चा भी संज्ञा ही है, दूध भी संज्ञा है, दूध जलेबी भी संज्ञा है। दूध जलेबी की सुध ना रहती, यानी उन्हें दूध और जलेबी की भी याद नहीं आती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। तरह तरह पुनरुक्त शब्द है, एक ही शब्द की आवृत्ति जब एक से अधिक बार हो जाती है और लगातार होती है तो उन्हें हम पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। तो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? अंडे बड़े, देखिए जब संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं। अंडा संज्ञा है और विशेष भी है, तो बड़े विशेषण हुआ। तो ये विशेष और विशेषण संबंध है इसमें। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। देखिए बच्चों का मन है, क्या खाते होंगे। छोटे बच्चे, आप तो थोड़ा बड़े हो, थोड़े बड़े हो, आप केसों से भी बड़े हो, लेकिन और छोटे बच्चे तो क्या अंडे कुछ खाते थोड़ी। अंडे जो खाते हो उसी में होता है सब कुछ उसमें। उनमें से बच्चे किस प्रकार निकलेंगे, बच्चों के पर यानी कि पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बच्चे कभी कभी बहुत अकेले हो जाते हैं और आपस में ही समस्याओं का हल करने लगते हैं। उनके बारे में विचारों का तूफान उठता है, प्रश्न बनते हैं, बिगड़ते हैं, नष्ट होते हैं। ऐसे में बड़ों को उन्हें देखते रहना चाहिए और उनके प्रश्नों का उचित जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई जवाब देने वाला नहीं है, क्योंकि अम्मा को घर के काम धंधों, काम और धंधे द्वंद्व समास है, तो काम से फुर्सत नहीं मिलती, और पिताजी को पढ़ने लिखने से, पढ़ने और लिखने से, यहां भी द्वंद्व समास है। दोनों बच्चे आपस में सवाल और जवाब कर लिया करते थे और अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। तसल्ली उर्दू भाषा का शब्द है, तसल्ली देना, सांत्वना देना, ढाढ़स बढ़ाना। बगैर पैरों के बच्चे कैसे उड़ेंगे? श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। कहती बच्चे अंडे से निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो श्यामा जवाब देता, गर्व के साथ कहता, कि श्यामा केशव जवाब देता, विद्वानों की तरह गर्व केशव के चेहरे पर दिखाई पड़ता, तो उसे लग रहा है कि वो भी किसी को कुछ बताने की स्थिति में है। तो कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे, बगैर परों के यानी पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, यानी बिना पंख के कोई चिड़िया उड़ नहीं सकती। ये सत्य भी है। श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। उसे देखो कितना कष्ट हो रहा है, बच्चों के बारे में सोच रही, क्या खिलाएगी अपने बच्चों को। वो सोच रही, हमारी मम्मी तो हमें बहुत सारी चीजें खिलाती हैं, लेकिन चिड़िया कैसे और क्या खिलाएगी।
इस तरह 3-4 दिन गुजर। केशव इस पेचीदा यानी कठिन सवाल का यानी प्रश्न का जवाब कुछ ना दे सकता था। ये बहुत कठिन प्रश्न था जो केशव के बस का नहीं था, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। अब दिन संज्ञा है, ये विशेषण है 3-4। अब चूंकि संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक है। तो 3-4 दिन गुजर गए। देखिए जौ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था। क, ख, ग, ज, फ, ये 5 ध्वनियां विदेशी भाषा की हैं, और अगर इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो ये समझ जाइए कि ये भारत की आर्य भाषाओं की ध्वनि नहीं है। तो दोनों बच्चों की जिज्ञासा मतलब उत्कंठा, उत्सुकता दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द। तो अधीर, आ मतलब नहीं, धीर मतलब धैर्य, यानी वो उन्होंने अपना धैर्य खो दिया, अधीर हो गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे दाने का सवाल था, उनके सामने समस्या आई कि चारा दाना बच्चों को कैसे मिलेगा। ये समस्या उनके सामने प्रश्न के रूप में खड़ी हो गई। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, कैसे पाएगी, बच्चों का पेट कैसे भरेगी। गरीब बच्चे, बहुत गरीब, वो सोच रहे हम लोग तो बहुत अमीर हैं, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये समस्या उनको परेशान कर गई और इस कारण से वो अधीर हो गए। इस मुसीबत यानी समस्या का अंदाजा भी उर्दू भाषा का शब्द, अंदाजा का मतलब अनुमान। इस मुसीबत का अनुमान या कल्पना, अनुमान करते या कल्पना करते, दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कार्निश मैंने बताया दीवार पर लगने वाला एक कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए इस प्रकार से बनता था, जिसके ऊपर वहां अंदर रख दो कुछ। तो थोड़ा सा दाना संज्ञा है, थोड़ा सा विशेषण है, और यह परिमाणवाचक विशेषण है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। धूप भी संज्ञा है, धूप शब्द भी संज्ञा है। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। तकलीफ मतलब कष्ट, तरफ मतलब ओर। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ, निर्णय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, यानी कि प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो चावल संज्ञा,
चावल, ऐसे चावल भी आएगा थोड़ा सा, परिमाणवाचक ही होगा। तो ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, दोनों ने मान लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की मां आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़े कहां से लाए जाएं? चांदनी यानी ऊपर से उसको ढकने के लिए कपड़े कहां से लाए जाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियां कैसे खड़ी होंगी? केशव बड़ी देर से इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन चिंतन में, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। केशव के लिए बड़ी उधेड़-बुन आ गई, क्या करे, कैसे इसको करे, किस प्रकार से करे। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालता हूं। हिकमत मतलब तरीका। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। कागज संज्ञा है, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा अपने भैया की चालाकी से बड़ी खुश थी। आज के लिए इतना ही। कल दूसरा अंक इस पाठ का और दूसरा अंक पढ़ाने के साथ आज का जो गृह कार्य है, एक तो 10 संज्ञा शब्दों को आप छाटेंगे। प्रश्न, 10 संज्ञा शब्दों को संज्ञा शब्दों को छांटकर उनका परिचय दीजिए। आज का ये गृह कार्य है आपका। बाकी ये सारी चीजें कॉपी पर अपनी पुस्तिका पर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।